चुनावों के बाद अब और एक अहम मुद्दा, वो मुद्दा जो देश की तरक्की से सीधे तौर पर जुड़ा है। हम सभी जानते और शायद समझते भी हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की उन्हीं देशों ने की है जिन्होंने शोध, अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा जोर दिया। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे तमाम देश इसका उदाहरण है। अगर रिसर्च के लिए पैसा भी कम मिले और उस पर टैक्स भी लगा दिया जाए तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। भारत में अभी तक रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लग रहा था, लेकिन आज जीएसटी काउंसिल ने एक अहम फैसला लिया जिसके मुताबिक रिसर्च ग्रांट यानी शोध के लिए अनुदान पर अब टैक्स नहीं लगेगा। इसे लेकर अकादमिक क्षेत्र के जानकार लगातार सरकार से मांग कर रहे थे। हाल में ये मुद्दा तब उठा जब अगस्त के दूसरे हफ्ते में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस DGGI की ओर से कुल 220 करोड़ रुपए के नोटिस मिले। ये नोटिस 2017 से अब तक मिली रिसर्च ग्रांट्स पर टैक्स न दिए जाने के कारण दिए गए थे। इनमें सबसे अधिक 120 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस IIT दिल्ली को मिला। अमृता विश्वविद्यापीठम को 63 करोड़ का नोटिस मिला। शास्त्रा यूनिवर्सिटी को 10 करोड़ का नोटिस मिला। क्लासा लिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च को 10 करोड़ रुपए के लिए, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को 7.3 करोड़ रुपए के लिए, अन्ना यूनिवर्सिटी को 5.4 करोड़ रुपए के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी पर बकाया 4 करोड़ था जिस पर उनको नोटिस मिला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इन संस्थानों पर लगाई गई टैक्स की ये देनदारी हट जाएगी। ये अपने आप में एक बड़ी राहत होने वाली है। The Council has today decided that funds given for research to state-affiliated universities or universities which have come about with state laws or universities which have come about with central laws or those institutions which have obtained income tax exemption. So 3 categories. 1, universities and research centers which have been established by a law of the central government. 2, universities and research centers established by a law of the state governments, or those institutions which, as a 3rd category, those institutions which have obtained income tax exemption can receive research funds both from public, which is government, and from private, and they shall not pay GST. They are exempted from paying the GST. दरअसल शोध और विकास एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लगातार निवेश किया जाना चाहिए। कई शोध तो ऐसे होते हैं सालों साल चलते रहते हैं और जिनके लिए काफी पैसा चाहिए होता है। जिन देशों ने इस जरूरत को समझा उन्होंने दुनिया भर में बहुत तरक्की की है। भारत इस मामले में पीछे दिखाई देता है। कितना पीछे है इसके लिए आपको ये आंकड़े देखने चाहिए। R&D पर भारत अपने GDP का महज 0.65% ही खर्च करता है, जो वैश्विक औसत 1.79% से काफी कम है। वैश्विक औसत के आधे से भी कम है भारत की इस वक्त। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका GDP का 2.8% खर्च करता है। चीन अपने GDP का 2.4% शोध और विकास पर खर्च करता है। सन 2000 में चीन का इस मद में खर्च महज 0.9 था, यानी जो भारत में आज है उससे भी ज्यादा। चीन की तरक्की की एक वजह इससे आपको साफ समझ में आएगी। अगला देश है दक्षिण कोरिया का। उसको देखें तो अपने GDP का 4.5% हिस्सा शोध और विकास पर खर्च किया करता है। भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र का योगदान काफी कम है, जिसे बढ़ाए जाने की सख्त जरूरत है। भारत में शोध और विकास में निजी क्षेत्र का योगदान सिर्फ 37% का है, जबकि अमेरिका में निजी क्षेत्र का योगदान 68% है। चीन में निजी क्षेत्र का योगदान 75% है। भारत के दुगने से भी ज्यादा चीन में प्राइवेट सेक्टर R&D पर खर्च करता है। जाहिर तौर पर आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं कि शोध होगा नहीं, अनुसंधान होगा नहीं तो कैसे देश में नई नई चीजें विकसित होंगी और देश आगे बढ़ पाएगा और दुनिया के बड़े मुल्कों से मुकाबला कर पाएगा। इसी मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट प्रोफेसर HC वर्मा साहब। भारत में हाई स्कूल से ऊपर विज्ञान पढ़ने वाला
हर छात्र प्रोफेसर वर्मा को अच्छे से जानता होगा और हो सकता है कि आप में से बहुतों ने उनकी फिजिक्स की किताब ज़रूर पढ़ी हो। इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए प्रोफेसर वर्मा एक जाना पहचाना नाम है। प्रोफेसर एच सी वर्मा इस समय IIT कानपुर में हैं, एमिरेट्स प्रोफेसर हैं और रिसर्च के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जाए हमारे साथ खुद जुड़े। प्रोफेसर साहब धन्यवाद, शुक्रिया। आपसे बात करने के लिए हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, आज हम सफल हो गए। कर्टसी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा और अहम फैसला कर दिया। अब कैसा देखते हैं आप इस फैसले को, जो सरकार ने ग्रांट्स पर जो मिलते थे अनुसंधान के लिए उस पर GST का खत्म करने का फैसला किया है? सुमित जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे को बुलाने के लिए। और इस फैसले पर खुशी तो जाहिर जरूर करूंगा, लेकिन ये खुशी जाहिर करने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी, ये भी एक प्रश्न है। जब रिसर्च के बारे में और अनुसंधान के बारे में इतना सबको मालूम है कि देश की तरक्की जो होनी है, आगे जो बढ़ना है देश को, हम केवल अपनी जो समस्याएं हैं उन्हीं से जूझते रहेंगे या हम आगे भी बढ़ करके और उन समस्याओं के मूल तक में जा करके उसको ख़त्म करेंगे। तो जब सब कुछ पता था तो ऐसी क्यों परिस्थिति आई कि आज हमें खुशी जाहिर करनी पड़ रही है कि GST हट गया। जी। हमारी सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, शायद उनके अंदर में तालमेल की कमी है कि एक विभाग हमें नोटिस भेजता है और फिर बाद में जब हल्ला गुल्ला होता है तो जो केंद्र है, केंद्र सरकार जो है, अपनी वित्त मंत्री जी। हैं, वो फैसला लेते हैं कि नहीं नहीं इसको हटा लिया जाए। तो ये टैक्स लगाना ये अपने आप में ही एक बड़ी ही विचित्र मानसिकता की बात है। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत लिमिटेड समय होता है, दर्शकों को बहुत कुछ बताने का उद्देश्य है मेरा आपको बुलाने के पीछे, और वो ये कि ये ज़रूर समझाइए हमारे दर्शकों को जो आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं कि किसी भी देश के लिए R&D क्यों ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ये इल्ज़ाम भी लगता है कि सालों साल रिसर्च होता है, फॉर एग्जांपल किसी वैक्सीन पर, किसी सैटेलाइट बनने पर, कोई किताब का रिसर्च पेपर तैयार करने पर आउटकम नहीं निकलता है, फेलियर्स हो जाते, 20-20, 50-50 साल की मेहनत निकल जाती है। आप समझाइए क्यों ज़रूरी है R&D? देखिए क्या है ना कि इसमें ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें रिसर्च में आप कोई भविष्यवाणियां नहीं कर सकते। रिसर्च का मतलब ये है ना, नई चीज़ों को हम ढूंढ रहे हैं, नए तकनीक्स हम विकसित कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम थोड़े से प्रेडिक्टेबल होते हैं कि ये करेंगे तो ये होगा, लेकिन विशेष करके जो बेसिक रिसर्च है, जो साइंस का रिसर्च है, उसके अंदर में हम बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं। हम नई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं तो हम कहाँ से प्रेडिक्टेबल होंगे। तो इस कारण से बहुत बहुत बार आपको लगेगा कि इतने इतने सालों से और इस यूनिवर्सिटी के अंदर में इतने इतने लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्या निकल करके आया। लेकिन वो रिसर्च की जब परंपरा बनी रहेगी, रिसर्च का जब ट्रेडिशन बना रहेगा, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहेगा, होता रहेगा, तो बहुत सारे रिसर्च हमारे तुरंत कामयाब नहीं होंगे, लेकिन उसी में से कोई एक ऐसा कामयाब होगा। अगर हम उसकी जड़ों को ही मजबूत नहीं करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना करके रखेंगे, तो वो एक जो होने वाला है, जिसका बहुत अच्छा परिणाम निकलने वाला है, वो भी नहीं निकलने वाला है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करना कि 100 जगह रिसर्च हो रहा है और वो कुछ खास नहीं निकल करके आ रहे, इतने साल बीत गए हैं, निकल के आते भी हैं चीज़ें। लेकिन अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं रखेंगे, हम इंसेंटिव्स मजबूत नहीं रखेंगे, वैसे ही देखो हायर एजुकेशन के फील्ड के अंदर में हम बहुत पीछे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में बच्चे भी हमारे जो है पढ़ लिख करके रिसर्च के अंदर में जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। जो बहुत अच्छे रिसर्चर्स हैं उनको भी नज़र आता है कि भारत के अंदर में हमारी एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज़ कम है, ग्रांट्स कम है, तो वो सब बाहर यूरोप में और अमेरिका में जा करके रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। तो वो अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन आप जितना ज़्यादा इनपुट इसमें लगाएंगे उतने ही संभावनाएं जो है सक्सेस वाली वो बढ़ेगी। 1% है तो वो 2% होगी, 5% होगी, 7% होगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर में छोटा या बड़ा एक रिसर्च का कल्चर जरूर होना चाहिए। प्रोफेसर वर्मा, इस ग्रांट्स जरूर होने चाहिए। मंच का इस्तेमाल करते हुए मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा, अपने देश में प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए क्या करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर दिल खोल कर पैसा लगाए रिसर्च के लिए, क्योंकि वो कॉरपोरेट मनी से अपने आप को कमा लिया जाता है, बढ़ा लिया जाता है,
पर वो जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए देश के विकास के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, क्या कैसे प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है ना कि प्राइवेट सेक्टर वालों का सबके पास जो बड़े प्लेयर्स है, जो बड़े काम कर रहे हैं, उनके पास अपनी R&D की यूनिट होती है और जो उनकी आवश्यकताएं होती है उसके अनुसार जो उनको रिसर्च चाहिए होता है वो करा लेते हैं। यूनिवर्सिटी सिस्टम में हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं उसके अंदर में चूंकि रिसर्च का कल्चर खुद ही बड़ा कमजोर है, कुछ चीज़ों को छोड़ के, कुछ इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके, कुछ IITs होंगे, कुछ ICERs होंगे, कुछ IISc होंगे, कुछ PRL होंगे, IPR होंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके इन जनरल हमारे यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर होने के कारण से ये प्राइवेट सेक्टर अपना रिसर्च खुद करवा लेते हैं, अपने यहाँ खुद करवा लेते हैं और हमारे साथ में आते नहीं। तो इसका भी यही इलाज है कि अगर हमारी भारत की सरकार इस पूरे तंत्र को, हमारे रिसर्च के तंत्र को मजबूत करके रखेगी तो वो प्राइवेट के भी जो लोग हैं, कॉरपोरेट के लोग हैं, वो भी रिसर्च के लिए हमारे पास आएंगे क्योंकि वो मेधा हमारे पास होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं वर्मा जी, मेरा मन नहीं कर रहा आपको शुक्रिया अदा करने का, बहुत से सवाल जहन में हैं पर वक्त की कमी है, माफ़ी चाहता हूं प्रोफेसर साहब, फिर किसी दिन तंग करूंगा ज़रूर आपको अपने शो में बुलाऊंगा। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। प्रोफेसर HC वर्मा बहुत बड़ा नाम इस वक्त हमारे साथ लाइव थे और फिजिक्स के लिए तो कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से एक है आज की डेट में। फिलहाल एक अच्छी खबर, रिसर्च पर जो GST लगता था, जो ग्रांट पर GST लगता था, उसको सरकार ने हटा लिया है और एक इम्पॉर्टेंट फैसले के तौर पर इसको देखना चाहिए।